गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के। आज हम देखेंगे डिफरेंस एंड रिसेम्बलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम किसी फॉरेस्ट का एग्जांपल लें तो फॉरेस्ट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पाई जाती। लिविंग थिंग्स जैसे रॉक पिजन, शेल्टर बियर, गौर, चीतल, ये सारी चीजें फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, एयर, रॉक, वाटर, ये सारी चीजें भी फॉरेस्ट में पाई जाती। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। और अगर अपन अच्छे से देखें तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऐसे चीजें जो ग्रोथ हो सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कर सकती है और एनर्जी का यूज करती है, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, सनफ्लावर या इसे प्लांट बोल सकते हो, ह्यूमन, एनिमल जैसे पांडा, ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं। अब इसे हम और डिटेल में जानने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की, रिप्रोडक्शन करने की, मेटाबॉलिज्म करने की, होम्योस्टेसिस की, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की और हेरिडिटी की। ये 7 गुण होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब इसको हम डिटेल में जाते हैं इसको देखने के लिए। सबसे पहले हम ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ का मतलब होता है साइज या नंबर में बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे जैसे जीवों की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके शरीर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मेल और फीमेल ह्यूमन को देखें तो उनके शरीर में अंतर आता है जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, तो इसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुण है। एग्जाम्पल में हम देखें तो ये पहला एग्जाम्पल बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होता है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल हम प्लांट का देखें तो जैसे जैसे सीडलिंग और मैच्योर प्लांट में अंतर होता है, तो जैसे जैसे सीडलिंग से वो मैच्योर प्लांट की ओर जाता है उनमें चेंजेस आते जाते हैं। ये भी एक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। और अपन और एग्जाम्पल देखें तो चीक और हैन। जो चीक है वो यंग वन है और इसकी संरचना अलग दिख रही है आपको, और जो आपके हैन जो मैच्योर है उसकी संरचना अलग दिख रही है। तो ये भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेकंड हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का मतलब अपने समान ऑफस्प्रिंग को बनाना। जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल हो सकती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपने समान जीवों को उत्पन्न तो करते हैं पर इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, प्लांट से का एक हिस्सा टूटा और ये जाके नए प्लांट का निर्माण, तो इसमें किसी भी तरह के स्पोर नहीं बने और किसी भी तरह का क्रॉस नहीं हो, तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाइनस का अगर अपन एग्जांपल देखें तो इसमें फीमेल कोन और मेल कोन पाए जाते हैं। मेल कोन से मेल स्पोर निकलते हैं और फीमेल कोन से फीमेल स्पोर निकलते हैं। जब ये इस दोनों स्पोर का क्रॉस होता है तो जायगोट का निर्माण होता है और ये जायगोट जाके सीड बनाते हैं और ये सीड जाके फिर मैच्योर प्लांट का निर्माण करते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार के स्पोर बने, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। तो रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक गुण पाया जाता है। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्कर बी, जो वर्कर मधुमक्खी है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और मोल्स वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लाइगर वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ऐसे जीव भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक परमानेंट कैरेक्टर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट हम देखें तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो हम देखते हैं कि जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, पर क्यों करता है? क्योंकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। इसी कारण जो माता पिता के लक्षण हैं
वो बेटे या बेटी में दिखाई देते हैं। इसको समझने के लिए हम देखें तो ये एक मदर का एग्जांपल ले, मदर और एक फादर। तो मदर के में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX टाइप के होते हैं और फादर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY टाइप। जब दोनों पेरेंट्स का क्रॉस होता है तो अगर डॉटर पैदा हुई तो उसमें एक X मेल का होता है और एक X फीमेल का होता है, और अगर सन पैदा हुआ तो उसमें जो X वाला जो क्रोमोसोम है वो माता से होता है और Y वाला क्रोमोसोम है वो पिता से होता है। तो इस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल या अपन कहेंगे इसको जेनेटिक थ्रेड्स ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों को तोड़ना और एनाबॉलिज्म मतलब नए चीजों का निर्माण करना। तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की मिश्रण को हम कहते हैं। तो हमारे जो शरीर है उसमें वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें कई सारी नई चीजें टूटती है और कई सारे नई चीजें बनती हैं। इसे ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म और ये एक बेसिक गुण है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आगे देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होमियोस्टेसिस का गुण भी पाया जाता है। मींस किसी भी जीव का इंटरनल इन्वायरमेंट कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आउटर इन्वायरमेंट में कुछ भी होता रहे, लेकिन जीव के इंटरनल इन्वायरमेंट कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे ब्लड में शुगर की एक निश्चित मात्रा पाई जाती, पर अगर अपन ज्यादा शुगर खा लिया तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इस समय क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो फ्री शुगर, जो ब्लड में शुगर आया रहता है, फ्री शुगर या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा एक निश्चित लेवल पे आ जाती। और अगर कभी ये हुआ कि हमने बहुत दिन तक खाना नहीं खाया तो ब्लड में शुगर की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी ने ग्लूकोज को स्टोर कर लिया था, और जब हमारे पास भोजन नहीं मिला और ब्लड में शुगर की मात्रा कम होने लगी तो वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है, जिससे ब्लड में शुगर की एक निश्चित मात्रा आ जाती है। इस प्रकार क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज होने नहीं देते। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुण है। नेक्स्ट हम देखें रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अंधेरे कमरे में हम प्लांट को उगाएं और वहां पे एक लाइट का बल्ब लगा दें तो बल्ब की ओर ही जो प्लांट का ग्रोथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लांट को भोजन बनाने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो अगर ये लाइट की ओर जाएगा तो इसको ज्यादा लाइट मिलेगी और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छे से कर पाए, इसलिए ये इस ओर झुक जाता है। तो ये एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली हो गया। दूसरा हम देखें तो टच मी नॉट का जो प्लांट है उसको हम अगर टच करें तो वो मुरझा जाता है, तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। तीसरा हम देखें तो ये एक पीचर प्लांट है, ये एक कार्निवोरस प्लांट है, मींस ये मांसाहारी प्लांट है। ये क्या करता है, इसमें एक घड़े के समान संरचना होती है। इस घड़े के समान संरचना के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आंट को या किसी भी चीज को पचा सकते हैं। जब इसके अंदर कोई चींटी आती है या आंट आता है तो ये ढक्कन ढका जाता है और उससे अंदर जो चींटी है उसको डिग्रेड कर लिया जाता है एंजाइम के द्वारा और पचा लिया जाता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का एग्जाम्पल है। चौथा हम देखें तो ह्यूमन ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस की गुण पाई जाती है। बाकी किसी भी जीव में सेल्फ अवेयरनेस की गुण नहीं पाई जाती, इसलिए ह्यूमन को ह्यूमन कहा जाता है। तो ये सारे गुण हैं जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है। नेक्स्ट हम देखें तो जो एनिमल एंड प्लांट हैं उनकी बेसिक यूनिट को देखें तो एनिमल सेल की बेसिक यूनिट एनिमल सेल होती है और प्लांट सेल की बेसिक यूनिट प्लांट सेल होती है। जीवों की एक बेसिक यूनिट पाई जाती है। अगर हम और डिटेल में देखें तो सेल, बहुत सारे सेल मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या थी? सेल थी। तो किसी भी लिविंग थिंग्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है
और उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नॉन लिविंग थिंग्स को हम देखें तो इनमें किसी भी प्रकार की जीवन की प्रक्रिया नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कोई भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं रॉक, हाउस, कार, टूल्स। ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स को हम देखें तो सबसे पहला गुण है कि इनमें कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं पाई जाती, जैसे कि ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, मेटाबॉलिज्म करना, ये सारे गुण इसमें नहीं पाई जाती। दूसरा हम देखें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है किसी भी स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देता, मीन्स इन्वायरमेंट चेंज होगा तो इनमें चेंज कुछ भी नहीं होगा। तीसरा हम गुण देखें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करते। अगर इनको मूवमेंट कराना है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तभी ये मूवमेंट करेंगे, अन्यथा इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम देखें तो इनमें कोई भी तरह की विकास नहीं होती, मतलब नो इवोल्यूशन, ठीक है, किसी भी तरह के इवोल्यूशन नहीं होता या एडॉप्टेशन नहीं पाया जाता नॉन लिविंग। चौथा हम देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट होता है। परमानेंट होता है मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा, उसमें कोई भी प्रकार की चेंजेस अपने आप नहीं होगी। कोई दूसरा उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, पर वो खुद ब खुद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। पांचवा जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मीन्स अपने समान जीवों को उत्पत्ति नहीं कर सकते। ये सारे गुण होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। तो हमने लिविंग समझ लिया, नॉन लिविंग समझ लिया, अब हम इनके बीच के अंतर को हम डिस्कस करेंगे। तो लिविंग थिंग्स जिनमें जीवन होता है उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता उनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जीवन के प्रोसेस को मैंने समझा दिया आपको। दूसरा, जो लिविंग थिंग्स है वो अपने समान संतानों को उत्पत्ति करती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकती। तीसरा गुण हम देखें तो लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए पानी, हवा और भोजन की आवश्यकता होती है और नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। चौथा हम देखें तो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करती है, मीन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली की प्रक्रिया किसमें होती है? लिविंग थिंग्स में, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं पाई जाती। पांचवा है लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया पाई जाती है और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती। छठवा देखें तो लिविंग थिंग्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता। सातवां देखें, जो लिविंग थिंग्स है उनमें एक जीवन काल होता है। जीवन काल होता है मतलब एक समय के बाद जीवित चीजें में डेथ हो जाता है, पर नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता। लिविंग थिंग्स को अगर हम देखें तो इनका जीवन काल एनिमल में कम होता है, जबकि प्लांट में जीवन काल बहुत अधिक होता है। आठवां हम देखें तो लिविंग थिंग्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। नौवां हम देखें तो जो लिविंग थिंग्स है वो श्वसन की प्रक्रिया कर सकती है या रिस्पिरेशन की प्रक्रिया कर सकती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे होंगे लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल। नॉन लिविंग थिंग्स को हम देखें तो रॉक, पेन, बिल्डिंग, गैजेट, कार, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। हमने डिफरेंस देख लिया, अब हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। तो पहला सिमिलर ये है कि लिविंग थिंग्स भी जगह घेरता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी जगह को घेरता है। दूसरा हम देखें तो जो लिविंग थिंग्स है उनकी एक बेसिक यूनिट होती है, उसे सेल कहते हैं। लिविंग थिंग्स में एक बेसिक यूनिट पाई जाती है जिसे हम सेल कहते हैं। उसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग्स की भी कोई बेसिक यूनिट हो सकती है। जैसे हम एक दीवार का एग्जांपल लें तो उसकी एक बेसिक यूनिट देखें तो ईंटें से बनी होती है, बहुत सारे ईंटें मिलके दीवार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार
जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी भी एक बेसिक यूनिट हो सकती है। तीसरा हम देखें तो लिविंग थिंग्स मास और मैटर का बना होता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी मास या मैटर का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जो जीव है वो इससे बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं जिनमें मास और मैटर होता है। उसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग्स भी इन सारी चीजों से बने हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें चौथा, तो बहुत ही हम बेसिक यूनिट देखें तो लिविंग थिंग्स भी एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और लास्ट हम देखें पांचवा, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग्स भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा तो सकते हैं पर उसमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है और एनर्जी की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे अंत होता है इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।